हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज की क्लास में बेटा हम लोग आगे का नेक्स्ट प्रिंसिपल पढ़ते हैं। हमारा दो था, हमारा जो प्रिंसिपल जो है बेटा वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। जो हमारा पूरा 14 प्रिंसिपल है ना बेटा, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब टोटल हमारे जो 14 है, जिसमें से 11 पार्ट्स को कॉन्सेप्ट बताया गया है और बाकी हमारे 3 पार्ट्स को क्या बताया गया है, कन्वेंशन। तो हमारा 11 पार्ट्स तो कंप्लीट हो गया। आज हम लोग बेटा बाकी के 3 प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जिसका नाम है कन्वेंशन, है ना बेटा, दूसरा पार्ट। यानी सेकंड हमारा जो उसको पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसका नाम है अकाउंटिंग कन्वेंशन। देखिए बेटा ये कैसा सिद्धांत है, ये कैसा प्रिंसिपल क्या बताता है। ये इसको कहते हैं बेटा ना एजम्पशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एजम्पशन कहते हैं। एजम्पशन का मतलब बेटा जो शुरू से परंपरा फॉलो की जा रही है, जो पहले से नहीं ट्रेडिशन है कि हाँ इस तरीके से करना है, वो कन्वेंशन है बेटा। तो वो अपने पे डिपेंड करता है कि हम, जैसे मान लीजिए हम अकाउंटेंट हैं, तो हम जरूरी नहीं कि मतलब जो परंपरा फॉलो की जा रही है तो पूरी तरह हम उसको फॉलो करें। कुछ हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात? मतलब ये इट मे बी फॉलोड, इट मे नॉट बी फॉलोड। इसको फॉलो कर भी सकते हैं और फॉलो नहीं भी कर सकते, ये मेरे पे डिपेंड करता है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट हमने बताया ना बेटा, जो 11 प्रिंसिपल जो हमने आपको बताया कॉन्सेप्ट के नाम से, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, उसमें जितने भी प्रिंसिपल हैं बेटा सब कंपलसरी है फॉलो करना अकाउंटेंट को। जैसे आपका ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट को ले लीजिए। ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट क्या ऐसा है कि अकाउंटेंट फॉलो नहीं कर सकता है, करना पड़ेगा। ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट में क्या था बेटा कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड था ना, 2 साइडेड होते हैं। तो क्या हम इसको बदल सकते हैं क्या कि डेबिट की जगह क्रेडिट रख सकते हैं? क्या हम इसको दोनों को हटा के कोई अपना तरीका लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते बेटा। अकाउंट में ड्यूअल एक्सपेक्ट होता है, डबल एंट्री सिस्टम है, वो कंपलसरी है। इसका मतलब ये पता चला कि जो बाकी के 11 प्रिंसिपल है बेटा, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो कंपलसरी है फॉलो करना। लेकिन जो कन्वेंशन है बेटा ना, इसको फॉलो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ये इट मे बी फॉलोड, समझ गए ना। तो इसको एजम्पशन माना गया है कि सभी पुराने परंपरा, पुराने जमाने से चला आ रहा है कि हाँ ये तरीका होता है अकाउंटिंग करने का, तो वही हमारा कन्वेंशन है। ठीक है, तो इसमें लिखा है अकाउंटिंग कन्वेंशन मे बी डिफाइंड एज कस्टम। कस्टम बोले तो ट्रेडिशन, कस्टम बोले तो बेटा ट्रेडिशन, जो हमारा कल्चर चल रहा है, कल्चर जो परंपरा चली आ रही है अकाउंटिंग करने की, उसको कस्टम कहते हैं। ट्रेडिशन मतलब जनरली एक्सेप्टेड, जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिसेस विच इज अडॉप्टेड आइदर बाय जनरल एग्रीमेंट या कॉमन कंसेंट अमंग द अकाउंटेंट। मतलब अकाउंटेंट इसको फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी फॉलो कर सकता है, ये मेरे पे डिपेंड करता है। समझ गए मेरी बात ना बेटा? तो ये होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। समझ में आ गया? ये हमारा अकाउंटेंट के लिए कंपलसरी नहीं है, वो फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। बेसिकली बेटा ना ये एक तरह से जान लीजिए कि इसका यूज किस लिए होता है। यूजेस इसका यूजेस किस लिए है? इसका यूजेस बेटा इसलिए है कि प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए। क्या कैलकुलेट करने के लिए बेटा? कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बेसिकली इस कन्वेंशन का इस्तेमाल यूज करते हैं। ठीक है, और जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है ना बेटा, वो बाकायदा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, किस तरीके से डाटा तैयार करेंगे, कैसे मेंटेन करेगा अकाउंटेंट डाटा को बना के, कैसे तरीके से दिखाएगा, वो तरीका जो है वो कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए बेसिकली हम कन्वेंशन का यूज करते हैं। समझ गए मेरी बात? जरा देखिए बेटा, इस पे डिफरेंस हमने बताया है। जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, देखिए प्रिंस, जो हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो टोटल कितने हैं बेटा? 11 है ना। ओवरऑल हमारे प्रिंसिपल कितने हैं पीयूष? ओवरऑल हमारे प्रिंसिपल 14 हैं। हमारे अकाउंटिंग करने के जो प्रिंसिपल सिद्धांत बनाए गए हैं, जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है तरीका बनाने का अकाउंटिंग करने का, वो टोटल 14 है, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो बेटा आपको बताया गया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या एजम्पशन, और दूसरा क्या नाम बताया गया? अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो दोनों का डिफरेंस समझते हैं। ये 11 वाला और बाकी ये कितना है? 3 है। टोटल मिला के 14 है ना। तो पहला डिफरेंस क्या बोल रहा है? लीगल पोजीशन बता रहा कि लीगल पोजीशन क्या बताता है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैव लीगल एक्सेप्टेंस। ये लीगली एक्सेप्ट किया गया है, इसको कंपलसरी है, हर अकाउंटेंट इसको फॉलो करेगा। इसलिए इसमें ये वर्ड यूज किया लीगली एक्सेप्टेंस। लीगली एक्सेप्टेंस मीन्स व्हाट? कंपलसरी है, अकाउंटेंट बिना इसके नहीं कर सकता बेटा। समझ गए ना? लेकिन अगर बात किया जाए कन्वेंशन की, तो क्या बोला है? अकाउंटिंग कन्वेंशन आर गाइडलाइंस बेस्ड अपॉन द कस्टम एंड यूजेज या जनरल एग्रीमेंट। ये एक तरह से गाइडलाइंस है बेटा, एक जनरल गाइडलाइंस है, एक आपको तरीका बताता है कि देखिए इस तरीके से आप अकाउंटिंग करिए। समझ गए मेरी बात ना? इस तरीके से अकाउंटिंग करिए तो आपका अच्छे से होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि यार जो तरीका है उससे और अच्छा आपके पास तरीका है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो।
बस ये तरीका बता रहा है, तरीका अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो अपने तरीके से यूज़ करो। तो इसलिए बता रही है जिस इज कॉल्ड जनरल गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस है बट ये कंपलसरी नहीं है कि हाँ इसी तरीके से करना है। बात समझे ना? ठीक है। दूसरा क्या बेटा, यूजेस। यूजेस कहाँ कहाँ यूज़ होता है, अभी हमने आपको बताया भी था। हमारा जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो किस लिए यूज़ होता है? ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, मतलब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है पीयूष, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए और अकाउंट्स को क्या करने के लिए? मेंटेन करने के लिए। मेंटेन करना, प्रॉपर फॉर्मेट में बाकायदा अच्छे तरीके से दिखाना, है ना, सब कुछ उसमें फॉर्मेट में बाकायदा रिकॉर्ड हो, इनकम साइड अलग, एक्सपेंस साइड अलग, सबका लेजर अकाउंट बनेगा। वो जो तौर तरीका है जिसको हर अकाउंटेंट फॉलो करता है वही हमारा है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और जो तौर तरीका बदल सकता है वो हमारा क्या? अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन का यूज़ क्या है, इसका यूजेस क्या है बेटा, जरा देखिए। फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बाई What with by preparing the profit and loss account and balance sheet। इसमें बेटा दो चीज़ बना के आप प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो, बना सकते हो, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बेटा हम आपको आगे चल के बताएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले सबसे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, फिर देन क्या बनता है? फाइनली हमारा बैलेंस शीट बनता है। समझ गए मेरी बात ना? तो फिलहाल आप सब इतना समझिए, अकाउंटिंग कन्वेंशन का यूज़ क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए इसका यूज़ क्या है? ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड करते हैं, और ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, और रिकॉर्ड जो भी ट्रांजेक्शन उसको मेंटेन करने के लिए, जो भी फॉर्मेट हमने अकाउंट बनाया उसको मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। दो एक हमारा डिफरेंस यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग बेटा। चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग अगला पढ़ते हैं। अगला डिफरेंस बेटा हमारा थर्ड वाला डिफरेंस बेटा ये बता रहा है इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस क्या होता है बेटा? सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। मतलब ये बेटा कि हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का क्या इंपॉर्टेंस है और अकाउंटिंग कन्वेंशन का अकाउंटिंग करते समय दोनों का क्या महत्व है, क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट तो जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है कि नहीं बेटा? क्या चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, है ना, रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट। बट अगर देखिए अकाउंटिंग कन्वेंशन के बारे में क्या बोल रहा है, दीज आर नॉट सो इंपॉर्टेंट एज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के कंपेयर में देखा जाए कन्वेंशन को तो ये इतना जरूरी नहीं होता है। बताए थे ना, ये मेरे पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को फॉलो करें या हम अपना तरीका लगाएं, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो कन्वेंशन में जो 3 प्रिंसिपल पढ़ेंगे ना, वो जरूरी नहीं है फॉलो करना, वो मेरे पे डिपेंड करता है, या तो हम उसको फॉलो करें या तो नहीं करें। समझ गए मेरी बात? लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? जरूरी है फॉलो करना, बिना उसको हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा था, दीज आर द यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। ये यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल का मतलब बेटा ये होता है ना कि ये हर जगह अप्लीकेबल होता है, यूनिवर्सल अप्लीकेशन है, हर अकाउंटेंट इसको हर कंपनी में फॉलो करता है, इस 11 प्रिंसिपल्स को, ठीक है। यूजुअली फॉलोड किस लिए बेटा? रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन एंड मेंटेनिंग। समझ गया ना? समझ में आया इंपॉर्टेंस क्या? इसका इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस इतना नहीं है। उसके बाद रोल ऑफ पर्सनल जजमेंट। बेटा पर्सनल जजमेंट का मतलब बात समझिएगा, आपने लिमिटेशन पढ़ा था अकाउंटिंग का, याद करिए फर्स्ट चैप्टर में, उसमें लिमिटेशन में था कि पर्सनल जजमेंट जो हमारा होता है वो एक अकाउंटिंग का लिमिटेशन है, एक ड्रॉबैक है, एक कमी है। कैसे? हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में बताए थे ना, अकाउंटिंग क्या है? एज अ साइंस एज वेल एज आर्ट, मतलब साइंस और आर्ट्स दोनों है कि नहीं बेटा? साइंस का मतलब कि सिद्धांत को जो फॉलो कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स हम फॉलो कर रहे हैं वो साइंस हो गया। आर्ट्स का मतलब जो हम अपना क्रिएटिविटी लगा रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ हम अपना तरीकों को चेंज करके अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो एक बात बताइए बेटा, अगर हम अपना तरीका लगाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जरूरी क्या कंफर्म है कि हम अपना तरीका लगाए तो 100% सही रिजल्ट आएगा? जो परंपरा, जो प्रिंसिपल, जो टेक्निक अकाउंटेंट के लिए बना दी गई है पहले से, वो फॉलो करेंगे तो उसका 100% रिजल्ट सही आएगा। बट अगर हम अपना जो तरीका लगा रहे हैं उसका श्योर नहीं 100% रिजल्ट है, क्या पता खराब हो जाए। तो एक तरह से लिमिटेशन था कि नहीं था? तो वही बता रहा है कि क्या हम अपने अकॉर्डिंग कुछ बदल सकते हैं क्या? तो देखिए ये जो 11 प्रिंसिपल जो हम आपको बताए थे, ये 11 प्रिंसिपल जितने थे बेटा सब यूनिफॉर्मिटीज था, सब रूल बना दिया गया था, ये तरीका था, इसको फॉलो करना है हर अकाउंटेंट को। क्या हम उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं? जो 11 प्रिंसिपल अभी हमने आपको बताया, क्या उसमें कोई भी हम बदलाव कर सकते हैं बेटा? बताइए, क्या मैचिंग कॉन्सेप्ट को मिसमैचिंग कॉन्सेप्ट कर सकते हैं? क्या ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट को अनड्यूअल कर सकते हैं? बताइए, नहीं कर सकते बेटा ना। तो इसका मतलब यही है कि हम अपना पर्सनली तरीका, अपना क्रिएटिविटी इस 11 प्रिंसिपल पे नहीं लगा सकते। तो यही लिखा है, देखिए, देयर इज नो रूल ऑफ पर्सनल जजमेंट, यानी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हम अपना कुछ पर्सनल जजमेंट नहीं कर सकते। बट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट तो बोले थे हम कर सकते हैं ना,
बताया था ना, अपना क्रिएटिविटी हम यूज़ कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। तो वही लिखा देखिए, द पर्सनल जजमेंट मे बी प्ले द क्रूशियल रोल, बहुत मेन रोल प्ले करता है। जैसा जैसा अकाउंट कंपनी का सिचुएशन होगा उस तरीके से हम अपने तरीक़ों को बदल सकते हैं कन्वेंशन में। समझ गए बेटा? तो ये बता रहा, पर्सनल जजमेंट मतलब अपने तौर तरीकों को लगा सकते हैं, अपने क्रिएटिविटी को यूज़ कर सकते हैं अकाउंटिंग में। तो इसमें तो नहीं कर सकते बट उसमें कर सकते। दैट्स इट। ये डिफरेंस बेटा कंप्लीट हो गया, इसको यहाँ तक कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग अगला चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा फाइनली कि अकाउंटिंग कन्वेंशन के अंदर जो प्रिंसिपल 3 जो हम बता रहे थे वो कौन कौन से हैं, जरा देखिए बेटा। पहले का नाम है बेटा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। क्या नाम है बेटा? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। दूसरे का नाम है कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी, ठीक है। एंड थर्ड का नाम है बेटा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। थर्ड का नाम क्या है बेटा? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, इसको प्रूडेंस भी कहते हैं, कंजर्वेटिज्म को प्रूडेंस कहते हैं। अब तीनों का मतलब बेटा एक बार समरी मेरे बात सुन लीजिए पहले। देखिए, ये जो बेटा पहला आपको दिख रहा है पीयूष, ये जो बेटा पहला आपको दिख रहा है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, इसका मतलब ये है ना कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अकाउंटेंट को सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहिए। मतलब ये कि जो अननेसेसरी भी, जिसको हम रिकॉर्ड नहीं करने बोलते थे, वो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। मतलब सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, A to Z ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। वही बोल रहा है, देखिए फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? डिस्क्लोज करना है, आपको पूरा शो करना है, पूरा का पूरा शो करना है। किसमें शो करेंगे? स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट मतलब बोले तो बैलेंस शीट, समझ गए मेरी बात ना? यानी बैलेंस शीट में आपको पूरा ट्रांजैक्शन शो करना है। तो ये गलत लग रहा है कि नहीं लग रहा बेटा? कि पूरा ट्रांजैक्शन शो करेंगे तब तो बहुत बेकार हो जाएगा। अननेसेसरी ट्रांजैक्शन को क्या जरूरत है रिकॉर्ड करने का? लेकिन तब ये बोल रहा है कि रिकॉर्ड करना चाहिए, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं बेटा। ये मेरे पे डिपेंड करता है कि हम इसको फॉलो करें या ना करें। तो आई थिंक मुझे लगता है ये थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि पूरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सही नहीं है बेटा। हाँ, छोटे छोटे सबको रिकॉर्ड करना है बेटा, चाहे छोटा ट्रांजैक्शन हो चाहे बड़ा ट्रांजैक्शन हो, चाहे आप एम्प्लॉइज़ को सैलरी दे रहे हो, एम्प्लॉइज़ को नाश्ता करवा रहे हो, घुमा रहे हो, फिला रहे हो, या जो भी अदर एक्सपेंसेस कर रहे हो, सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ये बोलता है ये प्रिंसिपल, ठीक है। और ये जो सेकंड वाला प्रिंसिपल है बेटा, ये क्या बोलता है? ये जस्ट इसका बेटा अपोजिट है, ये एक दूसरे इसका एकदम कॉन्ट्राडिक्ट है। ये क्या बोलता है जरा पीयूष देखिए बेटा। सेकंड प्रिंसिपल ये बोलता है ना, जो मेन ट्रांजैक्शन है वही रिकॉर्ड करो। समझ गए मेरी बात? ये क्या बोलता है? जो मेन ट्रांजैक्शन वही रिकॉर्ड करो, अननेसेसरी ट्रांजैक्शन को डिलीट करो। जो हमारे कंपनी के लिए जरूरत नहीं है इतना, उसको हटा दो। जो मेन है उनको रिकॉर्ड करना है। बात समझ में आया कि नहीं है मेरी बात? तो ये सेकंड वाला इसका कॉन्ट्राडिक्ट हुआ कि नहीं? ये बोल रहा है पूरा रिकॉर्ड करो, ये बोल रहा है कि मेन करो। समझे? ये क्या बोलता है? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये बोलता है ना बेटा, इसका मतलब होता है प्ले सेफ। प्ले सेफ, प्ले सेफ का मतलब होता है कि हम अपने कंपनी के फ्यूचर के बारे में पहले सोचते हैं कि हमारा इनकम हुआ तो क्या करेंगे, एक्सपेंस हुआ तो क्या करेंगे। तो ये प्रिंसिपल ये बोलता है ना कि अगर आपके कंपनी में इनकम हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा? आपके कंपनी में इनकम हो रहा है तो इतना खुश मत हो। जब होगा, जैसे मान ली नहीं होता कि अरे यार हम ये काम करेंगे ना तो मेरे कंपनी में प्रॉफिट होगा, ये काम करेंगे ना तो हमको पैसा मिलेगा। अभी मिला है? अभी नहीं मिला। अभी हम सोच रहे हैं कि ये काम करेंगे तब मिलेगा। तो बेटा ये बोलता है ना कि जब मिलेगा तब तुम रिकॉर्ड करना, जब मिलेगा तब वो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना। ये इनकम के बारे में बोलता है। एक्सपेंस के बारे में क्या बोलता है? ये एक्सपेंस के बारे में ये बोलता है ना बेटा, जो आप भविष्य में एक्सपेंस करने वाले हो तो उसको अभी से रिकॉर्ड करो। दोनों में डिफरेंस हुआ कि नहीं? इनकम के बारे में क्या बोल रहा है कि इनकम जब होगा तब रिकॉर्ड करना, एक्सपेंस आपको आगे करना है लेकिन उसके बारे में अभी से रिकॉर्ड करना शुरू करो। समझे? सेविंग करो, मतलब क्या करो बेटा? सेविंग करो, जो चीज़ें हमको एक्सपेंस करना है। इसके लिए बेटा हम एक रिजर्व के बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पे एक रिजर्व क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? रिजर्व। क्या क्रिएट करते हैं बेटा? रिजर्व। रिजर्व एक गुल्लक होता है बेटा, जिसमें ना हम ना फ्यूचर में कुछ हैपनिंग बिजनेस में हो जाए, कुछ अचानक से खर्चा हो गया, एम्प्लॉइज़ को चोट लग गया, अचानक से मेरा मार्केट डाउन हो गया, तो कंपनी का पैसा हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। उस सिचुएशन में मेरे पास अलग से पैसा होना चाहिए, तो वो गुल्लक हम क्रिएट करते हैं जिसको कहते हैं रिजर्व। वहाँ से हम तोड़ के पैसा लाते हैं और अपने लॉस को उसको प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं अपने कंपनी को। समझ गए? तो ये रिजर्व हम क्रिएट करते हैं। तो ये बोलना चाह रहा था फुल कंजर्वेटिज्म में कि आपको फ्यूचर के बारे में सोच के चलना है, प्री प्लान करना है। समझ गए? प्री प्लान ये करना है कि इनकम जब होगा तब तुम रिकॉर्ड करना, एक्सपेंस आगे जो करोगे उसको अभी से रिकॉर्ड करो। ठीक है? तो ये तीनों आपको एक समरी में हमने बता दिया। अब इसको थोड़ा ब्रीफली समझते हैं। सबसे पहला बेटा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है? फुल डिस्क्लोजर ये बोलता है, हमने आपको बताया कि ये
एक प्रिंसिपल ये बताता है कि सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है कंपनी में, जो भी ट्रांजेक्शन लेन देन जो भी चीज़ें चल रही हैं सबको तुम रिकॉर्ड करते जाओ। जरा देखिए क्या लिखा है, दिस कन्वेंशन रिक्वायर दैट ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर मतलब पैसे का जो भी लेन देन आपका हो रहा है, जितना भी हो रहा है पैसे का लेन देन सब रिकॉर्ड करना है। ऑफ द एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइजेस बोले तो कंपनी, कंपनी का एंटरप्राइजेस का पूरा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड, यानी 100% आपको पूरा का पूरा आपको ट्रांजेक्शन को शो करना है, ये प्रिंसिपल बोलता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, द वेरियस आइटम फैक्ट्स विच डू नॉट फाइंड प्लेस। बात समझिएगा बेटा, कह रहा है ना, एक बात बताइए बेटा, जब आप बेटा बैलेंस शीट जब बनाओगे, देख रहे बेटा ना, जब आप बेटा बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट तो एक लिमिटेड स्पेस में होगा, है ना पीयूष, जो बैलेंस शीट बेटा आप लोग बनाओगे एक लिमिटेड स्पेस में होगा कि नहीं होगा, उसमें क्या स्पेस आप बढ़ा सकते हो, लिमिटेड स्पेस होगा ना उसके लिए इतना कर सकते हो, इतना कर सकते हो, ज़्यादा तो नहीं कर सकते। तो बेटा उसमें मेन ट्रांजेक्शन ही हम रिकॉर्ड कर पाएंगे, लेकिन ये फुल डिस्क्लोजर बोल रहा है कि पूरा रिकॉर्ड करना है, तो कैसे करें, इसके लिए पता है एक आइडिया दिया है, ये बोल रहा है ना कि अगर तुमको रिकॉर्ड पूरा करना है तो तुमको एक काम करना पड़ेगा, जो मेन है उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दो, और जो बच जा रहा है उसको बैलेंस शीट के नीचे रिकॉर्ड करो एडजस्टमेंट में। इसलिए यहाँ पर यूज किया है कि द वेरियस आइटम फैक्ट्स विच डू नॉट फाइंड द प्लेस ऑफ इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर सो इन द बैलेंस शीट बाय वे ऑफ फुट नोट्स। क्या बोला बेटा, बाय वे ऑफ फुट नोट्स, मतलब ये कि बैलेंस शीट पे अगर आपको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हो तो कहां उसको रिकॉर्ड करो पीयूष, उसके नीचे रिकॉर्ड करो, उसके नीचे लिखो ट्रांजैक्शन को जो भी है, लेकिन लिखो जरूर। समझे कि नहीं समझे बेटा, क्लियर हुआ, समझ में आ गया। जिसमें एक वर्ड यूज किया है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। आपको बता दें कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कैसा लायबिलिटी होता है जो मेरे लिए कर्जा हो भी सकता है और कर्जा नहीं भी हो सकता है। बात समझा रहे बेटा, रुकी तो आज देखिए बेटा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है, प्रिंस की बात समझिएगा। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का मतलब बेटा ऐसा लायबिलिटी होता है ना जो मेरे लिए कर्जा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में नहीं आया होगा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का मतलब ये होता है बेटा ना कि ये मेरे लिए लायबिलिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बेटा आपका कोर्ट पे केस चल रहा है, कोर्ट में क्या चल रहा है बेटा, केस चल रहा है, केस में ये चल रहा है कि आपको लायबिलिटी पे करना है, अगर आप हार गए तो आपको लायबिलिटी पे करना पड़ेगा, कर्जा पे करना पड़ेगा। कोई किसी से कोई आपको केस कर दिया यार फलाने, यानी क्या बोलते हैं युवराज है व्यक्ति, वो मेरा पैसा नहीं दे रहे हैं, तो उसने उसके ऊपर युवराज के ऊपर केस कर दिया है, अब युवराज लड़ रहे हैं, ठीक है, कोर्ट में केस चल रहा है। अब होगा क्या, अगर मान लीजिए बेटा प्रिंस, अगर युवराज जीत गए कोर्ट में तो क्या ये पैसा उनको देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे ना, कोर्ट में जीतने का मतलब क्या है कि उनको पैसा नहीं देंगे बेटा। समझ में आया मेरी बात, तो यहाँ पर क्या कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी आपका खत्म हुआ कि नहीं हुआ, खत्म हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ बेटा खत्म। और अगर मान लीजिए हार गए तो उनको देना पड़ेगा। तो यही होता है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, एक ऐसा कर्जा होता है जो इट में भी हो भी सकता है, इट में भी नॉट हैपेंड, ये भी नहीं भी हो सकता है, तो इसीलिए हम इसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ना, ये क्या बोलते हैं कि इसको भी रिकॉर्ड करना है। कहाँ रिकॉर्ड करें, कहाँ रिकॉर्ड करें, फुट नोट्स मतलब बैलेंस शीट के नीचे। समझ में आ गया ये वाला आपको प्रिंसिपल, यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद बेटा हम लोग पढ़ते हैं आगे। सेकेंड वाला बेटा क्या था, कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी के बारे में अभी हम आपको बताएं कि इसका मतलब ये होता है कि ये प्रिंसिपल बताता है कि मेन ट्रांजेक्शन्स को ही हम लोग रिकॉर्ड करना है, ये प्रिंसिपल कहता है। और इसका जस्ट अपोजिट कौन कहता था, फुल डिस्क्लोजर वाला, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, वो क्या बोलता था, सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, और ये बोलता है ओनली मेन ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। क्लियर, जरा देखिए बेटा क्या बोल रहा है, दिस कन्वेंशन इज एन एक्सेप्शन टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। इसका ये किसका उल्टा है, ये किसका एक्सेप्शन है बेटा, फुल डिस्क्लोजर का जस्ट ये विपरीत है, जस्ट उल्टा है, वही बोल रहा है एक्सेप्शन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन आइटम्स हैव एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट या बीइंग इररिलेवेंट जो होंगे टू द यूजर नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड। इसका मतलब समझे आपने, कहा है कि जो भी इररिलेवेंट ट्रांजैक्शन होंगे या इनसिग्निफिकेंट होंगे, जो कि मेन ट्रांजैक्शन नहीं होंगे, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। क्लियर हुआ बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बताए थे कि चाय पिला दिए, नाश्ता करवा दिए, थोड़ा सा घूमने चले गए, या फिर ट्रिप का खर्चा हो गया, कि छोटा मोटा एक्सपेंस चार्जेस लग गया, वो सब इररिलेवेंट ट्रांजैक्शन, इनसिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड डिस्क्लोज नहीं करना है। समझ में आ गया, क्लियर हो चुका है, ऑलरेडी हम बता ही चुके थे आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड वाला क्या कहता है, थर्ड वाला हम आपको बताया था ना, ये प्री प्लान होता है,
ये क्या होता है बेटा, एक प्री प्लान करते हैं हम, स्टार्टिंग में प्लान करते हैं कि अगर इनकम होगा तब क्या करेंगे, अगर कंपनी में खर्चा होगा तब हम क्या करेंगे। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था, फिर से बता दें कि अगर इनकम फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर वाला इनकम के बारे में अभी कुछ नहीं करना है, जब होगा तब रिकॉर्ड किया जाएगा। समझ रहे हैं ना, अभी नहीं ना हुआ है, ऐसा नहीं है कि अगले साल प्रॉफिट होने वाला है तो चलो अभी रिकॉर्ड कर दो, 2 लाख का प्रॉफिट होने वाला है, कोई मतलब है नहीं बेटा ना, फैक्ट जब होगा तब रिकॉर्ड करें। लेकिन हाँ, एक्सपेंस के बारे में हम क्या बताएं बेटा, एक्सपेंस के बारे में ये बताएं कि अगर भविष्य में एक्सपेंस जो हम करेंगे उसके बारे में अभी से हमको रिकॉर्ड करना है, जिसके लिए हम क्रिएट करेंगे क्या, गुल्लक, पिगी बैंक, क्या नाम उसका, रिजर्व, क्या नाम बेटा, रिजर्व। हमको इसके लिए क्रिएट करना पड़ेगा रिजर्व, मतलब एक सेविंग करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? देखिए इसमें लिखा भी है, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल पार्टिसिपेटेड लॉसेज शुड बी रिकॉर्डेड। देख रहे हैं ना, पार्टिसिपेटेड मतलब फ्यूचर वाले जो भी खर्चे होंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे। लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा बेटा, जितने पार्टिसिपेटेड लॉसेज होंगे, फ्यूचर वाले खर्चे होंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में। बट ऑल पार्टिसिपेटेड एंटिसिपेटेड या अनरियलाइज्ड गेन, जो अभी मिला नहीं है, मिलेगा, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। क्या बोला है, गेन शुड बी इग्नोर, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। एक्सपेंस जो भविष्य में होने वाला है उसको अभी रिकॉर्ड करो रिजर्व के नाम से। ठीक है, अभी रिजर्व के बारे में बताएंगे, प्रोविज़न भी होता है, वो भी हम आपको बताएंगे कि वो सेविंग है फ्यूचर के लिए, कि बाय द वे कुछ हुआ तो उसके लिए अभी से क्रिएट कर दो। लेकिन इनकम भविष्य में जो होगा उसको अभी नहीं मानते। समझ गए बेटा, ये रूल समझ में आ गया, ये फॉलो होता है, इसको फॉलो किया जाता है। समझ गए, इसको कहते हैं कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। ये एग्जाम में आता है बेटा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, कभी तो इस वर्ड से पूछ देता है, कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। बताओ क्या बताओगे इसमें, ये बताओगे कि एक तरह से प्री प्लान है, ये क्या है बेटा आपका, प्री प्लानेशन है, प्री प्लान। ठीक है, फ्यूचर में इनकम का क्या करेंगे और एक्सपेंस में क्या करेंगे। फ्यूचर में अगर इनकम हुआ तो अभी इनकम नहीं ना हुआ, फ्यूचर में ना होगा तो उस समय रिकॉर्ड किया जाएगा। एक्सपेंस अगर फ्यूचर में होगा तो अभी क्या करें, रिकॉर्ड करो। समझ गए मेरी बात ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको, पक्का। ये कहता है, तो इसको ये भी कह सकते हैं सेफ प्ले, है ना, प्ले सेफ, इसका एक वर्ड है प्ले सेफ। हम लोग एक सेफ प्ले करने के लिए, सुरक्षित कंपनी में गेम खेलने के लिए, एक सुरक्षित कंपनी में मार्केट में चलने के लिए ये चीज़ हमें करना पड़ता है। ये था हमारा तीनों प्रिंसिपल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो बेटा। तो हमारा ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल, फोर्डिंग प्रिंसिपल कंप्लीट हुआ ये चैप्टर। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगर दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए, जो भी डाउट होगा हमसे पूछिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।